जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन। दोस्तों, थंबनेल आपने देखा, पाकिस्तान पस्त भारत मस्त। इसी के ऊपर एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। आखिर ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई है, मैं वीडियो ये बना क्यों रहा हूँ, तो सीधी सी बात एक समझ लीजिए। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का एक इंटरव्यू था। UK44 नाम का एक पाकिस्तान बेस्ड मीडिया चैनल है, मतलब यूके बेस्ड पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है उसका। उसमें उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो ये कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना कहीं नहीं टिकती, पहली बात। दूसरी बात, गोला बारूद है नहीं, पैसे हैं नहीं, टैंकों को बोर्ड तक वो मतलब बॉर्डर तक ले जाने के पैसे नहीं हैं, तोपों को तेल डीजल की कमी है, हालत काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। नतीजा सोच कर देखिए आप यार। कोई आर्मी चीफ जिसका बचपन से सपना, जिसके देश का बचपन से सपना, जब से वो पैदा हुआ है तब से भारत को हराना हो, भारत के खिलाफ हर बात की गई हो, भारत के खिलाफ ही सारे षड्यंत्र किए गए हों, युद्ध में भी भारत को बर्बाद करने की, हराने की सोते जबते कस्में खाई जा रही हों, क्रश इंडिया के नारे लगाए जा रहे हों, पूरी जिंदगी जिस इंसान के 60 साल का तो रिटायर हुआ होगा, 65 साल का, 65 साल की उम्र में जो रिटायर हुआ, पूरी ज़िंदगी जिस इंसान की सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को गाली बकते हुए बीती हो, जब वो रिटायरमेंट के बाद ये कहे कि हिंदुस्तान के सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं है, हालात ख़राब हैं, टैंकों के अंदर डीजल तक के पैसे नहीं हैं, कैसे लड़ेंगे पता नहीं। दोस्तों, उस मनोदशा को समझिए कि कोई आर्मी चीफ अपने बचपन के दुश्मन देश, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए उसको पूरी ज़िंदगी तैयार किया हो और उसने अपनी कई जनरेशन्स को तैयार किया हो, वो हताशा और निराशा भरे इन शब्दों में जब ये कहेगा ना, तो इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से एक आर्मी चीफ ये हताशा और निराशा भरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो आखिर क्यों? देखिए, मैंने कल ये टॉपिक देखा तो टॉपिक के अंदर ही साथ साथ मुझे 2-4 और खबरें नजर आई। क्या कि सबसे पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ। 2 हमलावर आते हैं, वो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देते हैं। 10 पुलिस वाले मारे जाते हैं, 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं, शायद 12 लोग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो है नहीं मामला, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक पुलिस वालों पर हमला हुआ। दूसरा, इसी का दूसरा फॉर्म अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री थे, शाहिद खाकान अब्बासी, 20 जो अगस्त 2017 से मई 2018 तक प्रधानमंत्री रहे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्हें चाइना वालों ने छोटे से बच्चे की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया था और वहाँ इंटरव्यू लिया था जहाँ ये बैठ भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने ये साफ कहा कि आज के दिन इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस इतने ज़बरदस्त हैं, लोगों का सोशल इंस्टीट्यूशंस पर या जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भरोसा इतना कम हो चुका है कि कभी भी या तो सैनिक शासन लग सकता है या फिर गृह युद्ध छिड़ सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बिटर विंटर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी खबर पाकिस्तान के अंदर ही, ये 2-3 दिन का ही मामला है सारा, वो खबर आती है और उसमें कहा जाता है कि 6 साल की एक हिंदू लड़की का यौन शोषण किया गया, 23 साल के 2 मुस्लिम लड़कों ने किया, और हालात उस टाइम पर ये हैं कि पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट तक नहीं लिखी, ढूंढना तो दूर की बात है। बाद में जब घर वालों ने खुद एफर्ट्स किए तो घर से 6 किलोमीटर दूर उस लड़की की लाश मिली, और अब तक जिन पे आरोप हैं उन लड़कों को पकड़ा नहीं जा रहा, बल्कि वो खुले घूम रहे हैं। हालत क्या है? हालत दोस्तों ये है कि इन 3 चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान पस्त है। आज के दिन हालत ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री गृह युद्ध की चिंता जता रहे हैं। आज के दिन सेना का जो मामला है, सेना का जो चीफ रह चुका है, वो हताश और निराश है, और माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए पाकिस्तान आज के दिन दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। इसके ऊपर मैं बताऊंगा व्हाई पाकिस्तान इज़ अ केस स्टडी। लेकिन आज के दिन
कंपैरिजन ये है कि भारत मस्त कैसे। देखिए, स्टोरी ऑब्वियस सी बात है शुरू होती है 1947 से। यहां इंडिपेंडेंस मिलती है और इस इंडिपेंडेंस के अंदर आप देखते हैं कि यहां पर दो रीजंस हैं। इंडिपेंडेंस के अंदर दो रीजंस, दोनों कंट्रीज के अलग अलग। इंडिया को रीजन क्यों चाहिए था, भारत को आज़ादी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ग्रो करेंगे और यहां से कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म के नाम पर हमने आगे बढ़ना शुरू किया। हमारी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, आप भले ही जितना मर्जी उल्टा सीधा कहें, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी कि भैया हमें सेक्युलरिज्म के रास्ते पर चलना है, नफरत को भुलाकर। नतीजा उसका ये रहा कि इंडिया ने कभी भी किसी को कभी कोई दुश्मन नहीं माना। हमने कभी किसी को दुश्मन नहीं माना, ये समझ लीजिएगा। इंडिया की हर सरकार ने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश की, चाहे नेहरू जी हुए, चाहे शास्त्री जी हुए, चाहे इंदिरा गांधी जी हुई, इवन चाहे हमारे अटल बिहारी जी तो बस लेके चले गए और मोदी जी तो बिन बुलाए पहुंच गए। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि हर सरकार ने सीधे या टेढ़े तरीके से कोशिश पूरी करी कि भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरे, रिलेशंस अच्छे हों, हमें यहाँ से राहदारी मिले, यानी अफगानिस्तान होते हुए हमारे रूट्स दूर दूर तक जाएं और उसमें हमें ट्रेड में फ़ायदा हो। वहीं अगर पाकिस्तान का रीज़न ऑफ इंडिपेंडेंस देखा जाए तो पाकिस्तान का रीज़न ऑफ इंडिपेंडेंस कोई नहीं था। पाकिस्तान के रीज़न ऑफ इंडिपेंडेंस में ये कहा गया टू नेशन थ्योरी। इसमें सबसे जाहिल इंसान अगर हम देखते हैं तो आपको क्या नाम है, सैयद अहमद खान मिलेंगे, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने AMU वगैरह के मामले में भी काफ़ी एफर्ट किए। भाई वो ये कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी का बेसिक पार्ट जो ओरिजिन होता है वो वहीं से होता है, बल्कि उससे पहले से। लेकिन यहाँ से हम मानते हैं कि ऑफिशियल स्टार्टिंग हुई, तो जब कांग्रेस का जन्म हो रहा है तो सर सैयद अहमद खान ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को हमें इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी है, और हमें ब्रिटिश रूल को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जब तक ब्रिटिश रूल रहेगा हिंदुओं से हमारे हित सुरक्षित रहेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट सर सैयद अहमद खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट 1887 के अंदर दिया गया था। शायद मेरठ के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए कि ये अगर इस टू नेशन थ्योरी को आपकी और मेरी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये टू नेशन थ्योरी कहती है कि तुझे अलग मकान क्यों चाहिए, क्योंकि मैं अंग्रेज़ों के गुलामी में तो रह लूँगा लेकिन इस हिंदू के साथ नहीं रहूँगा। ये बेसिक स्टेटमेंट पाकिस्तान बनाने के पीछे की आइडियोलॉजी थी। टू नेशन थ्योरी का बेसिक मतलब ये है कि मुझे अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद है लेकिन इस हिंदू के साथ नहीं रहूँगा। ये बेसिक थॉट था पाकिस्तान, क्योंकि बेसिक थॉट के पीछे का लॉजिक वही है ना कि आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया हिंदू की एग्जिस्टेंस को। इस्लाम में हिंदू की एग्जिस्टेंस को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला काफिर, और काफिर के साथ आप कैसे रह सकते हैं। तो अगर रिलीजन में आउटवर्डली रिजेक्ट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं भाई मैं तो मूर्ति पूजा करूंगा, तो मैं मान कर चलता हूं कि क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूं इसलिए इस्लाम में मुझे आउटवर्डली रिजेक्ट किया हुआ, मेरी एग्जिस्टेंस उनके सामने है ही नहीं। मेरा ये ऑफिशियल मानना काफ़ी दिनों से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि हाँ मैं ऐसा, क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, रिएक्शंस आ रही हैं चाहे किसी के भी हैं, तो मेरी एग्जिस्टेंस इनके सामने है ही नहीं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब ऐसे में टू नेशन थ्योरी के लिए आपने पाकिस्तान बना लिया, यानी पाकिस्तान का कोई रीज़न नहीं है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना इसलिए अलग घर चाहिए। अब यानी आपने एक दुश्मनी पाल ली और उसके बाद इस टू नेशन थ्योरी को टाइम टू टाइम प्रूव करना है सही, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक तो इंडिया और दूसरा हिंदू दुश्मन रहेगा। अच्छा, मजे की बात ये कि उस टाइम का जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो था
उस टाइम का जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो था वो पाकिस्तान के फेवर में था और इंडिया के टोटली अगेंस्ट में था। अगर उस टाइम के जियोपॉलिटिकल सिनारियो को देखा जाए तो आपको खुद ही यहां पर दिखाई देगा कि पाकिस्तान बहुत फेवर में था। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो रीजन था ये वाला, ये यूएसएसआर के पक्ष में था और कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका को यहाँ एक कंट्री चाहिए था जो कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान, मतलब जो कि अमेरिका के पिट्ठू हो या पिछलग्गू हो। तो सोचकर देखिए, जो आइडियोलॉजी ऑफिशियली ये कह रही है कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी मंजूर है, हिंदुओं के साथ रहना मंजूर नहीं, वो आइडियोलॉजी वाले लोग पाकिस्तान बना लेते हैं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एंटी हिंदू माइंडसेट है वो तो लगातार बना हुआ है और साथ में थोड़े टाइम के बाद ही सही चाइना भी मिल गया और इंडिया की आइडिया में कहीं ना कहीं सोशलिज्म जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है इसलिए अमेरिका से लेकर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया चाहकर भी उनके साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं बना पा रहा जितने अच्छे रिलेशंस होने चाहिए थे। यानी वो एक दौर ऐसा था जब पूरी दुनिया इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हुई थी यूएसएसआर को छोड़कर, यानी पूरा यूरोपियन वर्ल्ड, पूरा अमेरिका। और ये जो पाकिस्तान है ये इन सब कंट्रीज का लाडला था। पाकिस्तान ने यही गलती कर दी। इसे एक जियोपॉलिटिक्स का बेसिक रूल समझ में नहीं आया कि भैया जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जो हैं वो हमेशा फुलफिल होते हैं और जब तक इंटरेस्ट फुलफिल होते रहेंगे आपको लोग पसंद करते रहेंगे। जब उनके इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे, जब उनके हित पूरे हो जाएंगे या उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं बचेगी तो जैसे टिश्यू पेपर होता है वैसे आपको हाथ पहुंच के फेंक दिया जाएगा। यह रियलिटी है। टिश्यू पेपर अक्सर हाथ पहुंचने के लिए लोग अपनी जेब में भी रख लेते हैं, लेकिन जब उनका वो काम पूरा हो जाता है तो उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। ये इनका बेसिक कंसेप्ट होता है। पूरी दुनिया के अंदर जो भी आज के दिन की दुनिया है उसमें केवल और केवल इंटरेस्ट काम करते हैं। इंडिया को पता है कि इंडिया के साथ उसके इंटरेस्ट नहीं थे और इंडिया को, मेरा ऐसा मानना यह है कि 1962 लास्ट टाइम था जब अमेरिका ने इंडिया का कुछ सपोर्ट किया था चाइना के मामले में कि या तो पीछे हट जा वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद 1999 यानी कारगिल वॉर तक अमेरिका ने इंडिया का कोई खासा सपोर्ट नहीं किया। हर कोशिश करी इंडिया को दबाने की, उसका गला दबाने की, उसे मसलने की। और दोस्तों ऐसा होता है अगर आपके अंदर मजबूती है ना, दम है। देखो इसमें कोई कांग्रेस की सरकार, कोई दूसरी सरकार, सब बहुत अच्छी रही है इस मामले में कि किसी ने भी अमेरिका के सामने देश के हितों को सरेंडर नहीं किया। ये पक्की बात है। देश के हितों को सरेंडर ना करना अपने आप में काबिले तारीफ है। भले ही आप जवाहरलाल नेहरू को कितनी मर्जी गालियां बकलें, कभी इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कितने गलत थे, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि इतना बुरा मामला नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन वर्ल्ड जितना भी था वो सारा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और चाइना भी कहीं ना कहीं अमेरिका के फेवर में जा चुका है। और इन दोनों के कहने पर अमेरिका के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है दुनिया की शांति के लिए। यहां पाकिस्तान, यहां चाइना ने क्या किया? यहां चाइना ने फायदा उठाया। चाइना ने इस यूरोपियन वर्ल्ड का फायदा उठाया और अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तैयार किया, प्रिपेयर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया और पूरी ताकत से अपने आप को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान एक गलत फहमी में जीता रहा कि हम हिंदुस्तान को मार रहे हैं, हम कश्मीर को मार रहे हैं, हम खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान को ख़त्म करेंगे, क्रश इंडिया। और क्योंकि उनकी वो जो इस्लाम वाला कंसेप्ट उन्हें फ्रूट्स दे रहा था, तो
और ज़्यादा इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान किया गया। और अफगान वॉर में कूदने के बाद तो यूं कहिए कि इस पाकिस्तान ने सारे मॉडर्न सिस्टम्स को उतार फेंका। अब आप समझिए, यहां पर ये था 2008 तक बढ़िया चला। 2008 में रिसेशन आया और कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपना एक इकोनॉमिक डोमिनेंस था वो दुनिया के ऊपर खो दिया। इकोनॉमिक डोमिनेंस जैसे ही खोया तो पहली बार अमेरिका को लगा कि दुनिया की चौधराहट के चक्कर में, दुनिया के ऊपर दबदबा बनाने के चक्कर में, दुनिया पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के चक्कर में मैं बर्बाद हो रहा हूं। दुनिया पर कंट्रोल बनाए रखने के चक्कर में मैं बर्बाद हो रहा हूं। अब जब दुनिया को कंट्रोल बनाए रखने के चक्कर में अगर मैं बर्बाद हो रहा हूं तो होगा क्या? इकोनॉमिक डोमिनेंस के नाम पर इकोनॉमिक डोमिनेंस खत्म हुआ। अमेरिका ने अपनी इंटरनल पॉलिसीज को सुधारना शुरू किया और चाइना को थ्रेट के रूप में देखना शुरू किया। तो आसपास देखा तो नजर आया कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो साइज में, पॉपुलेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में, हर चीज में अगर इसके साथ थोड़ा सा एफर्ट किया जाए तो चाइना को काउंटर कर सकता है। यहां से जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का जो शिफ्ट था वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गया। पूरा नहीं आया लेकिन आना शुरू हो गया। और यही कारण था कि अब पाकिस्तान को वो पैसा नहीं मिल रहा, वो लाड प्यार नहीं मिल रहा, वो जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जो पिछले 70 साल से इनके हर लीडर को मिल रही होती थी। हर लीडर के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था, इनके पास अब वो नहीं बचा। अब पाकिस्तान को समस्या ये आ रही है कि इंडिया ने एडवर्स कंडीशंस में अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, जहां उसे स्पेस मिला वहीं आगे बढ़ा। भाई हमारे यहाँ कहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस टाइम जिस टाइम हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट खड़ी हुई थी। पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट खड़ी हुई थी और हमारे पास स्कोप नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो सारी इन्वेस्टमेंट, वो सारी टेक्नोलॉजी चाइना जा रही थी, इंडिया के पास था ही नहीं। इसलिए इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर सीधा टर्शरी सेक्टर, जो हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर प्रिपेयर किए, उसके बाद ग्रेजुएट्स प्रिपेयर किए, एमबीए प्रिपेयर किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रिपेयर किए, वहाँ से हमने स्पेस बनाना शुरू किया। इन्फोसिस, विप्रो से लेकर, टिस्को से लेकर बहुत सारी दूसरी कंपनियां खड़ी होती चली गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन सेकेंडरी की जगह टर्शरी, यानी टर्शरी सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर मजबूत होकर उठता चला गया। ये सर्विस सेक्टर बहुत काम आया इंडिया को। पाकिस्तान के यहाँ हमारे एडवर्स कंडीशंस की वजह से अब इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स तो है ही है। अब चाइना से जब फैक्ट्रियां शिफ्ट होने लगी तो इंडिया की तरफ भी ध्यान देने लगे। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है नहीं। नतीजा ये कि जिस पाकिस्तान ने एक बार नारा लगाया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने, नमक रोटी खाएंगे, घास की रोटी खाएंगे, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाएंगे। अब घास की रोटी बची है और न्यूक्लियर बम बचा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आज के दिन, इसके चीफ का बहुत निराशाजनक जो मामला है वो इसीलिए है क्योंकि अब वो घास की रोटी बची है। एक एक आटे के बोरे के लिए लोग मर कट रहे हैं, भगदड़ मच रही है। और हिंदुस्तान को मारने काटने के लिए जो बबूल के पेड़ बोए थे, जिन अपने लड़कों को तैयार किया था, बंदूकें उनके हाथ में पकड़ाई थी, हिंदुस्तान को तो जितना वो कुछ चोटें पहुंचा पाए, हिंदुस्तान तो झेल गया। हमारे 160 बंदों को, 166 बंदों को बंबई हमले के अंदर मार डाला और न जाने कितने घायल, कितने हमले किए। हम तो फिर भी झेल गए, लेकिन हम खड़े हुए, आगे बढ़े। हमारे बच्चों पे आज भी इंग्लैंड के अंदर वो मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं, उनको जहन्नुम में जाने के लिए कहा जाता है कि तुम जहन्नुम में जाओगे, मूर्ति पूजा करते हो टाइप में। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान आज भी चला रहा है।
लेकिन बिल्कुल सही बात है, हमारा बेटा आज भी, मेरे बच्चों को आज भी इंजीनियर डॉक्टर बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, आतंकवादी नहीं बनना है। वो सहन करेगा, वो तब तक सहन करेगा जब तक उसका समय नहीं आएगा। और जब हमारा समय आया, घर में घुस के मारा, और घर में घुस के मारेंगे। हाँ, घर में घुस के मारेंगे, ये फैक्ट है। इंडिया ने घर में घुस के मारा। आज ये हाल है कि आज वो हताश और निराश, घास की रोटी खाने वाला लेकिन न्यूक्लियर बम रखने वाला जो आर्मी चीफ है, उसे एक बात समझ में आ रही है कि सिर्फ न्यूक्लियर बम से कुछ नहीं होता। उस न्यूक्लियर बम को चलाने के लिए जो इंजन चाहिए, जो मशीन चाहिए, जो पेट्रोल चाहिए, उस दुश्मनी को निभाने के लिए जो पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, वो उसके पास अब नहीं बची है। इस हताशा और निराशा में आज के दिन पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और एक नहीं, दो लोग, एक्स आर्मी चीफ और एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब कुछ इंडिकेट कर रहे हो तो वो देश केस स्टडी बनता है, कि वो ये देश समझने लायक होता है कि असलियत में पाकिस्तान के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन असलियत में दोस्तों, हताशा और निराशा में भारत मस्त इसलिए है क्योंकि इसने मेहनत करी, और पाकिस्तान पस्त इसलिए है क्योंकि इसने केवल भारत से नफरत करी। और उसकी वो हताशा और निराशा उस नफरत की हार है और हमारी जीत है। आगे के वीडियो में आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।